अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर है एसिड रेन और उसके असरात। स्टूडेंट्स, जब भी हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो वहाँ से सल्फ़र के ऑक्साइड्स निकलते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं। ठीक है, सल्फ़र के ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं? SO2 एंड SO3। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं? NO एंड NO3। अब स्टूडेंट्स, ये दोनों ऑक्साइड्स जब भी पानी में मिलते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो बनता है इससे सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मिक्स होते हैं जब वाटर में, जब बारिश होती है, उससे बनता है नाइट्रिक एसिड। इन दोनों की वजह से हमारी जो रेन होती है वो एसिडिक हो जाती है। ठीक है, इन दोनों एसिड्स की वजह से। फ्रेंड्स, वैसे हमारी जो नॉर्मल रेन वाटर है वो वीकली एसिडिक होता है। याद रखना है, प्योर वाटर नहीं होता। ये नहीं हम कहेंगे कि उसके न्यूट्रल pH होगी, 7 pH पे वो रेन फॉल कर रही है, ऐसे नहीं होता। बल्कि जो नॉर्मल रेन वाटर है वो भी थोड़ा सा एसिडिक होता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हुई होती है ना। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व, क्योंकि वो तो हमारे इन्वायरमेंट में 24 घंटे मौजूद होती है, जब वो डिजोल्व होगी तो वो भी कार्बोनिक एसिड उससे बनता है, और कार्बोनिक एसिड थोड़ा सा वीक एसिड है बट होता है एसिडिक है। इसकी वजह से हमारी pH होती है ना रेन की, ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजन आयन की जो पावर होती है वो 5.6 से 6 तक होती है। ठीक है, लेकिन जब रेन वाटर में ये दोनों भी डिजोल्व हो जाएं, इनकी ऑक्साइड्स भी, तो इसकी वजह से ज़्यादा एसिडिक बन जाती है हमारी जो रेन होता है हमारा रेन वाटर। और हमारी जो pH है पानी की वो 5.6 से 6, जो कि न्यूट्रल के करीब है, उससे कम होकर 4 पे चली जाती है। और ये एसिड रेन ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि, और ये बनती क्यों है, बहुत ख़तरनाक होती है। ये बनती है जब भी एसिडिक हमारे पास जो है वो पॉल्यूटेंट्स, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेन वाटर के साथ क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी जो फिगर है वहाँ पर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि किस तरह ऑक्साइड्स और सल्फर बनते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं और वो कन्वर्ट होते हैं एसिड रेन में, और किस तरह हमारे पास एसिड रेन फिर डैमेज करती है सॉइल को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, और एक्वेटिक लाइफ जो भी ज़िंदगी हशरात रह रहे हैं पानी में। स्टूडेंट्स, इस फिगर में आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकल रहे हैं, यहाँ से जो है वो एग्जॉस्ट निकल रहा है गाड़ी का। ठीक है, और ये जब यहाँ पर जाते हैं तो पॉल्यूटेंट्स जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होंगे? सल्फर के ऑक्साइड्स होंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होंगे। फिर जब ये पानी में हल होते हैं तो ये क्या बना देते हैं, एसिड्स बना देते हैं। ठीक है, और फिर जब ये एसिड रेन बारिश होगी तो एक तो ये हमारे दरख्तों को नुकसान पहुंचा रही है, जाहिर है एसिडिक है। उसके बाद हमारी बिल्डिंग्स को डिसॉल्व कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और फिर जब ये एसिड रेन जाता है तालाब में तो वहाँ पर जाकर हमारी एक्वेटिक लाइफ को भी क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। स्टूडेंट्स, इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं? यही इसके इफेक्ट्स हैं। सबसे पहले है कि सॉइल में एसिड रेन क्या करता है, सॉइल पर और रॉक्स पर जितने भी हमारे हैवी मेटल्स हैं, ठीक है, वो उसके साथ उसके अंदर डिसॉल्व होकर रिवर्स और लेक्स में चले जाते हैं। ठीक है, और फिर जब ये पानी हम पियेंगे तो यही जो सारे हैवी मेटल्स हैं, ठीक है, ये हमारे सेल्स में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये हमारे सेल्स के लिए इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। याद रखना है, एल्यूमिनियम, मरकरी, लेड, क्रोमियम, ये सारे हैवी मेटल्स हैं, इंतहाई टॉक्सिक होते हैं। ये हमारे ब्रेन डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं। ठीक है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ब्रेन डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं, कैंसर तक कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये एक्वेटिक लाइफ में ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर भी जो है वो एल्यूमिनियम की ज़्यादा होने की वजह से जो है वो हमारे अंदर अल्जाइमर डिजीज़ हो जाती है। स्टूडेंट्स, आप लोग जो है वो ये पढ़ोगे हायर क्लासेस में जाकर। उसके अलावा जो फ़िश के गिल्स होते हैं उसमें भी एल्यूमिनियम जो है वो क्लॉग हो जाता है, वहाँ पर जम जाता है, जिसकी वजह से उसको सफोकेशन होती है और उसकी डेथ भी हो जाती है फिशेज़ की। तो ये इंतहाई जो है वो पॉइजनस गैसेस हैं। उसके बाद दूसरी बात क्या है कि जो एसिड रेन है वो अटैक करता है कैल्शियम कार्बोनेट पर, और वहाँ से सारा जो है वो डिसॉल्व कर देता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, पूरा डिसॉल्व हो जाता है एसिड की वजह से। और जो बिल्डिंग्स हैं वो बिल्कुल ऐसे जैसे डल हो गई हैं, जैसे हमारे दांत नहीं हो जाते हैं ऐसे येलोविश और इरोडेड, ऐसे जैसे बिल्कुल जंग लग गया। उसके बाद सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। देखो, क्रॉप्स को एक प्रॉपर सॉइल चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। ठीक है, एसिडिक कुछ सॉइल्स, कुछ होती हैं क्रॉप्स जो अल्कलाइन सॉइल में ग्रो करती हैं, कुछ होती हैं एसिडिक में। अब अगर अल्कलाइन को एसिडिक मीडियम देंगे तो कभी भी वो उसमें ग्रो नहीं करती हैं। तो इन सॉइल के लिए ये मसला होता है कि जब एसिडिटी हो जाएगी सॉइल की तो क्रॉप्स वहाँ पर ग्रो नहीं करेंगे, और वहाँ पर जो है वो टॉक्सिक मेटल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी वेजिटेशन भी पॉइजन हो सकती है। फिर ज़ाहिर जब हम उसको खाएंगे तो फिर हमारे अंदर भी वो चीज़ आ जाएगी। और ख़ास तौर पर जो ओल्ड ट्रीज़ होते हैं
उनकी ग्रोथ कम हो जाती है और वो ड्राई हो जाते हैं, उनकी डेथ भी हो सकती है। उसके अलावा डायरेक्टली जब पत्तों पर गिरेगा, ठीक है, एसिड रेन, एक तो ना सॉइल के जरिए दरख्त को नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरा क्या है कि जब पत्तों पर गिरेगा डायरेक्टली तो वहां पे भी जो है वो उनकी ग्रोथ को बहुत लिमिटाइज कर देता है, मतलब रोक देता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा डैमेज करता है, प्लांट की ग्रोथ भी हैम्पर हो सकती है, रुक सकती है, और प्लांट की कैपेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, मतलब प्लांट ना डिजीज के खिलाफ रेजिस्ट कर सकता खुद को, ना ठंड के खिलाफ, इसीलिए जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और हमारे जो दरख्त होते हैं वो बिल्कुल लगता है जैसे गल सड़ गए हैं और बिल्कुल ऐसे ख़त्म हो गए हैं बिल्कुल। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओजोन डिप्लीशन और उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास याद रखना है आप लोगों ने कि ओजोन जो है ना एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। एलोट्रोपिक फॉर्म का मतलब है कि थोड़ा सा मॉलिक्यूल का डिफरेंस हो जाता है ऑक्सीजन की ही फॉर्म है। ऑक्सीजन की 3 फॉर्म होते हैं, एटॉमिक फॉर्म, डायटोमिक फॉर्म, ट्राइएटोमिक फॉर्म, ठीक है। तो ये एलोट्रॉप्स हैं ऑक्सीजन के। अब ओजोन भी एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की, जिसमें 3 ऑक्सीजन एटम्स हमें नजर आते हैं। अब ये बनती कहाँ पर है, हमने वैसे चैप्टर के स्टार्ट में देखा था, मिड स्ट्रेटोस्फीयर में ये मौजूद होती है, ठीक है। और ये बनती कैसे है, जब ऑक्सीजन के एटॉमिक फॉर्म और डायटोमिक फॉर्म आपस में कंबाइन करती हैं मिड ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर में, तब वहां पर ओजोन गैस बनती है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के वैसे टॉपिक में ये बात नहीं है, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि एक गुड ओजोन होती है, ठीक है, और एक हमारे पास होती है बैड ओजोन। स्टूडेंट्स, जो ओजोन मिड स्ट्रेटोस्फीयर में है और जो एटमॉस्फेयर की एक लेयर है वो होगी गुड ओजोन, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छी होती है। और कैसे अच्छी होती है वो हम देखेंगे। एक होती है बैड ओजोन। बैड ओजोन वो है जो ट्रोपोस्फेयर में है। अगर यही ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाए, मतलब हमारा एटमॉस्फेयर मतलब जो जिसमें हम रह रहे हैं, हमारी लिविंग कॉम्पोनेंट है, तब ये बैड ओजोन होगी, क्योंकि ये पॉइजनस गैस है। स्टूडेंट्स, ओजोन जो है वो वैसे तो थ्रू आउट एटमॉस्फेयर होती है, लेकिन ज्यादा कंसंट्रेशन जो होती है इसकी स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, जहां पर ये 25 से 30 किलोमीटर तक जो है वो होती है अर्थ की सरफेस से दूर, ठीक है। और वहां पर एक इसकी थिक सी लेयर बनती है जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। ये लेयर क्या करती है, ये लेयर हमारे पूरे अर्थ को इस तरह पूरे सराउंडिंग से पूरी लेयर जो है ये क्या कर रही है, सराउंड कर रही होती है और अर्थ को एक शील्ड की तरह ये बचाती है। कैसे बचाती है, सनलाइट की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो ये एक इसका बहुत बेनिफिशियल रोल है कि अगर वो यूवी रेज अर्थ तक पहुंच जाएंगी तो वो यूवी रेज जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं, ठीक है। हमारे अर्थ से ये 25 to 30 किलोमीटर दूर एक लेयर है, ठीक है। और जो है ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यूवी रेज को अर्थ तक नहीं पहुंच देते। अगर यूवी रेज अर्थ तक पहुंच गई तो स्किन कैंसर जैसी बीमारियां जो है वो हमारे अंदर हो सकती हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेस, मलेरिया भी जो है वो हमारे अंदर ज्यादा फैल सकता है। ये भी अब न्यू टेक्नोलॉजी ने जो है वो बात सामने लाई है। अब स्टूडेंट्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारी ओजोन लेयर खत्म हो रही है। और क्यों खत्म हो रही है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। स्टूडेंट्स, वैसे तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या हो रहा है कि ओजोन की जितनी फॉर्मेशन हो रही है उतनी ही ओजोन की डिकम्पोजिशन हो जाती है, मतलब ये एक बैलेंस कंडीशन होती है। O2 और O मिलकर O3 भी बना रहे हैं और O3 O के साथ मिलकर 2O2 बना रहे हैं, डिकम्पोज भी हो रहा है साथ साथ। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब इस एक नॉर्मल, अब देखो ये चीज बैलेंस है कि जितनी फॉर्मेशन हो उतनी ही डिकम्पोजिशन हो। लेकिन अगर डिकम्पोजिशन ज्यादा होना स्टार्ट हो जाए और फॉर्मेशन इतनी नहीं हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि चीज वहां पर एक होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ओजोन लेयर केमिकल रिएक्शंस की वजह से डिकम्पोज हो रही है। इस केमिकल रिएक्शन के अलावा और केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे जो हैं रेफ्रिजरेटर्स वगैरह, ठीक है, एयर कंडीशनर्स हैं, एसी हैं, हम फ्रिज यूज करते हैं, वहां से निकलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन और उसमें कार्बन की क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करते हैं, यही असल में डिप्लीट कर रहे हैं ओजोन लेयर को। अब ये कैसे डिप्लीट करते हैं आप लोगों को यहाँ पर रिएक्शन में नजर आएगा कि CFCl3 पर, ठीक है, जैसे ही यूवी रे पड़ती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है CFCl2 में, ठीक है। और यहाँ से एक क्लोरीन का रेडिकल निकलता है। अब ये फ्री रेडिकल्स बहुत रिएक्टिव होते हैं, ये ओजोन लेयर के साथ जाकर ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और वहां से ऑक्सीजन गैस बनती है और हमारे पास ऑक्सीक्लोराइड बनता है, ठीक है। ऑक्सीक्लोराइड जो है वो यहाँ से टूटेगा, अनस्टेबल होता है। ऑक्सीजन का एक हमारे पास क्या बन जाएगा, रेडिकल बन जाएगा और क्लोरीन का एक और रेडिकल बनेगा। अब ये क्लोरीन का रेडिकल जाकर दोबारा एक और ओजोन को जाकर जो है वो डिस्ट्रॉय करेगा। इस तरह ये चेंज चलती रहेगी और क्लोरीन के जितने मॉलिक्यूल्स बनते रहेंगे ओजोन को उतना ही ये डिस्ट्रॉय करते रहेंगे। और ये
एक ओजोन के टूटने की वजह से जो ऑक्सीजन निकला है और एक और ओजोन के टूटने की वजह से ऑक्सीजन निकलेगा, वो दोनों आपस में कंबाइन करके जो है वो दोबारा ऑक्सीजन गैस बना देंगे। मतलब ये चेन जो है वो चलती रहती है और ओजोन के मॉलिक्यूल्स टूटते रहते हैं। एक सिंगल क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल होता है, ठीक है, वो लैक्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। जो एक क्लोरीन का एटम यहाँ से निकला था, सिर्फ एक। लेकिन स्टूडेंट्स, हम लोग CFCl3 सिर्फ एक तो रिलीज नहीं हो रहा, मिलियंस ऑफ CFCl3 रिलीज हो रहे हैं हमारे रेफ्रिजरेटर से, और जो ट्रिलियंस ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी ओजोन जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। और ऐसे नोट भी किया गया है, अंटार्कटिका में 1980 में सबसे पहले जो है वो ओजोन होल देखा गया था वहाँ पर हमारे ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो गए हैं टेम्परेचर राइज करने की वजह से, और वहाँ पर स्किन कैंसर भी बहुत ज़्यादा जो है वो फैल रहा है। और आर्कटिक में भी ये देखा गया था। अब तो सोच लें आप लोग और कितना ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि जाहिर है हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन अब ख़ास तौर पर ऐसे AC और ऐसे फ्रिज आते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है एनवायरो, मतलब कि उनके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस ब्रांड के, उसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, उनके ज़्यादा इतनी ज़्यादा जो है वो हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं रिलीज़ करते हैं। वो अफेक्ट्स क्या होंगे ओजोन डिप्लीट अगर हो गई? सबसे पहले तो ये है कि बीमारियां, बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकती हैं, मलेरिया जैसे है, ठीक है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब वहाँ से रिलीज होते हैं, UV रेडिएशंस पहुंचेंगी ज़मीन तक, तो वो ज़्यादा ब्रीडिंग कंडीशंस प्रोवाइड करता है जर्म्स के लिए, ठीक है, मलेरियल मॉस्कीटो के लिए। तो वो ईजिली जो है वो वहाँ पर अपने अंडे देगा, उनको प्रोटेक्ट करेगा, और फिर मलेरिया होने का चांस होगा। उसके बाद जो है वो प्लांट्स का लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है, जाहिर है, डिस्टर्बिंग द फूड चेन, क्योंकि ओजोन लेयर जब जो है वो UV रेज पहुंचेंगी ज़मीन तक, तो वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को जो है वो मार देंगी। उसके बाद क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो और जिसकी वजह से लोगों को जो है वो क्लाइमेट की वजह से जो है वो मूव करना पड़ रहा है एक जगह से दूसरी जगह।